नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधि टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे सिलेबस के बारे में कुछ बात कर लेना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अब तक हिंदी की कुल 18 वीडियो आपके मेरे इस YouTube चैनल पर अपलोड है। जो छोटी छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। और 18 वीडियो में अगर हम बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो वर्णमाला का टॉपिक डिस्कस किया है। वर्णमाला वर्णमाला के बाद हमने समझा शब्द वर्गीकरण के बारे में, शब्द वर्गीकरण के बारे में। उसके बाद हमने संधि का टॉपिक कंप्लीट किया आपका संधि, और उसके बाद आपका समास का टॉपिक कंप्लीट किया इन 18 वीडियो में। तो दोस्तों, थोड़ा संज्ञा के बारे में अगर हम शुरुआत करें या थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको बताऊं, तो हिंदी व्याकरण को हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। सामान्य 3 पार्ट में, कहीं कहीं 4 पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार। वर्ण विचार के बारे में बताऊं तो वर्णमाला केवल एक वीडियो, जिससे वर्ण विचार कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम शब्द विचार पर। शब्द विचार में सबसे पहले हमने शब्द वर्गीकरण पढ़ा कि शब्द के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से शब्दों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं शब्दों में से हमने संधि व समास कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे संज्ञा टॉपिक से। शब्द वर्गीकरण तब हमने पढ़ा, तो हमने शब्द वर्गीकरण बच्चों 4 प्रकार का पढ़ा। पहला शब्द वर्गीकरण था अर्थ के आधार पर, दूसरा था व्युत्पत्ति संरचना बनावट, तीसरा इतिहास उद्गम स्रोत के आधार पर, और चौथा था रूप या प्रयोग के आधार पर। तो ये जो चौथा शब्द वर्गीकरण था रूप या प्रयोग के आधार पर, इसके 2 भेद थे, एक विकारी और एक अविकारी। उन्हीं विकारी में से दरअसल ये जो विकारी शब्द है, इसका मूल शब्द विकार है, और विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। तो इसी विकारी के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो विकारी कहलाएंगे, ठीक है, यानी उनमें परिवर्तन होगा। तो वो जो शब्द थे वो 4 थे आपके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अगर आपको कहूं कि हम आज विकारी की शुरुआत कर रहे हैं, और विकारी का पहला टॉपिक क्या होगा आपका, संज्ञा का टॉपिक होगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और इसी क्रम में कंटिन्यू चलते हैं। बहुत जल्द हिंदी का कंप्लीट कोर्स, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर अपलोड हो चुका होगा बच्चों। तो आप फ्री में निश्चिंत होकर पढ़िए। इसके पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पीडीएफ नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो संज्ञा टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। संज्ञा आपने पहले भी, आज से पहले भी कई बार पढ़ा होगा, या संज्ञा को अंग्रेजी में जाए तो आपने नाउन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वही नाउन क्या है, संज्ञा है हिंदी में। तो समझिए, देखिए बच्चों, ये जो संज्ञा है ना, इस संज्ञा, ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और एक है ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक मतलब संपूर्ण ज्ञान कराने वाला, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम अथवा समधन ज्ञा के योग से ये बना है, और समधन ज्ञा के योग से बना है, मतलब सम मतलब संपूर्ण या सम्यक, और ज्ञा मतलब ज्ञान। तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण या सम्यक ज्ञान कराने वाला। वही अगर इसका बात करें, इसका पर्याय शब्द इसका होगा नाम, अर्थात इसका प्रयोग हम नाम के रूप में भी करते हैं। यानी संज्ञा का दूसरा अर्थ हो जाएगा नाम, कि जो नाम है ना वही संज्ञा है, ठीक है। ये तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात थी। अब हम शुरुआत करेंगे परिभाषा से, और समझिए, संज्ञा के टॉपिक की आपको 2 वीडियो मिलेंगी, आज की एक वीडियो और एक वीडियो आपकी अगली क्लास की। फिर 2 वीडियो तो आपको पढ़ने के बारे में, और एक वीडियो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी प्रकार की क्लास में आपको कराऊंगा। 2 क्लास समझाने के लिए, और तीसरी क्लास में आप अभ्यास करोगे कि क्या जो आप समझ पाए क्या वो सही था, क्या वो समझने के आधार पर आप अपनी परीक्षा में प्रश्न कर पाओगे। तो ये तीसरी वीडियो इसलिए होगी। आज की वीडियो में हम संज्ञा के भेद, उनकी परिभाषा, सिर्फ भेद को समझेंगे। वही दूसरी वीडियो में हम समझेंगे कि संज्ञा के अंतर्गत आने वाले किस प्रकार भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाती है, किस प्रकार व्यक्तिवाचक जातिवाचक में, किस प्रकार जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल जाती है, और उसके बाद पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और आज की वीडियो में सबसे पहले समझते हैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में। परिभाषा मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए ना, आप संज्ञा की परिभाषा क्लियर कर लीजिए, आपको संज्ञा के सभी भेद बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो जो शब्द
किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव तथा किसी प्राणी के नाम का बोध, किसका बोध? नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये लिखित रूप में है, आप इसको समझिए। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी व्यक्ति का या किसी भाव का या किसी स्थान का नाम हो, वे सभी के सभी क्या होंगे? संज्ञा होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो दिल्ली एक स्थान है, तो दिल्ली में क्या? संज्ञा है। कुर्सी एक वस्तु है, तो संज्ञा है। राम एक व्यक्ति है, तो ये भी संज्ञा है। और हम बात करें मेंढक, तो मेंढक एक प्राणी है, तो ये भी संज्ञा है। भाव, कोई भी भाव, जैसे ईमानदारी, तो ईमानदार तो एक किसी व्यक्ति का गुण है, लेकिन जब ईमानदारी की बात करते हैं जो किसी के अंदर देखने को मिलती है, तो वो ईमानदारी क्या है बच्चों? एक आपका भाव होगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? 5 शब्द याद रखिएगा, 5 शब्द। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, किसी प्राणी, जो इनके नाम का बोध कराएगा। किसका बोध? नाम का बोध कराएगा, वही शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। यदि आपको संज्ञा की परिभाषा क्लियर हो गई ना, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये बेहद आसान आपको लगेंगे। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आई होगी। व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का, स्थान का, भाव का या प्राणी का, वही क्या होगा? संज्ञा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलकर हम समझते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो सामान्य यदि आपके पास प्रश्न आए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप उत्तर लगाओगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आपके पास एग्जाम में प्रश्न आया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये वो 3 भेद। परंतु इसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है? यदि क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं संज्ञा के। वो 5 कौन से? व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य या पदार्थ और समूह, ये 5 भेद होंगे अर्थ के आधार पर। लेकिन एक तीसरा प्रश्न यहीं से बन सकता है कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखोगे प्रयोग के आधार पर संज्ञा के फिर से यही वो 3 भेद होंगे। ठीक है, देखिए संज्ञा के भेद से आपके पास प्रश्न बन सकते हैं 3। पहला, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप उत्तर बताओगे 3। दूसरा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, आप उत्तर बताओगे 5। और तीसरा, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद, तो आप उत्तर बताओगे 3। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर हम अभी तक संज्ञा के टॉपिक की बात करें तो किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं? पूछा जा सकता है संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो शाब्दिक अर्थ होगा सम, धन, ज्ञा से बनकर मिला, सम्यक ज्ञान कराने वाला, या इसका एक पर्याय शब्द क्या होगा? नाम होगा। ठीक है, परिभाषा से आपके पास प्रश्न बन सकता है इस प्रकार, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है। 4 विकल्प होंगे, संज्ञा उत्तर लगाओगे और निकल जाओगे। फिर भेद से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, संज्ञा के भेद कितने होंगे? 3, अर्थ के आधार पर 5 और प्रयोग के आधार पर फिर से 3। मुझे उम्मीद है इतनी कहानी बच्चों आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं, तो पहला भेद होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद होगा भाववाचक संज्ञा। वही इस जातिवाचक के अंतर्गत 2 भेद हम अन्य रखते हैं, 2 भेद, एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक और एक समूहवाचक संज्ञा। तो अगर संज्ञा के भेद की बात करूं, मेरे साथ साथ आप रिपीट करोगे। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जाति के अंतर्गत 2 पदार्थ और समूह। पदार्थ का ही दूसरा नाम द्रव्यवाचक भी कहलाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे संज्ञा के 5 भेद कौन से होंगे। फिर से रिपीट करता हूं, पहला होगा व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, पदार्थ और समूह। ये 5 भेद होंगे किसके? आपके संज्ञा के, जो हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, पहले भेद की शुरुआत करते हैं। पहला भेद होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो यहां कहा गया है जो शब्द किसी विशेष, इस चीज पर ध्यान दीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझिए बच्चों, यहां परिभाषा में देख रहे होंगे जो शब्द किसी
विशेष व्यक्ति, मात्र कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी के बाद व्यक्ति, लेकिन यहां किसी विशेष व्यक्ति, अर्थात ऐसे शब्द जो तो किसी भी व्यक्ति का बोध करा रहे होंगे वो तो कहलाएंगे संज्ञा, लेकिन उस संज्ञा के अंतर्गत जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराएंगे, जिस व्यक्ति का नाम पुकारने के बाद वही व्यक्ति आपकी ओर देख रहा हो या वही एक विशेष व्यक्ति हो, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसमें बताया गया है किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु, कोई विशेष वस्तु हो ऐसी जिसका नाम लेते ही सिर्फ उसी वस्तु पर ध्यान जाए, एक फिक्स इमेज आपके माइंड में बने। जैसे एक नाम आपके सामने लिया गया कुर्सी, क्या लिया गया, कुर्सी। तो कुर्सी आते हैं दुनिया की बहुत सारी कुर्सी, महंगी कुर्सी, सस्ती कुर्सी, बड़ी कुर्सी, छोटी कुर्सी, हर प्रकार की इमेज आप अपने माइंड में बना पा रहे होंगे। लेकिन एक ऐसी कुर्सी हो जिस पर कोई विशेष व्यक्ति बैठता हो, तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगी। जैसे हम बात करें मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन आपके माइंड में एक इमेज बनेगी, वो एक फिक्स होगा। हम बात करें व्यक्ति की, व्यक्ति में हमने शब्द लिया कि व्यक्ति होगा कोई नेता, किसी नेता की हमने बात करी, तो नेता आपने मान लिया कि नेता एक कोई व्यक्ति होगा। दुनिया में बहुत सारे नेता हैं, तो कोई व्यक्ति होगा, लेकिन उन नेता में स्पेशली नाम लिया गया नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की स्पेशल इमेज आपके माइंड में बनती है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान। स्थान को कैसे, जैसे आपके सामने एक शब्द रख दिया गया शहर, तो आप सोच रहे होंगे शहर तो बहुत सारे शहर हैं, आपके आसपास दुनिया भर के शहर हैं, लेकिन कौन सा शहर नहीं पता। लेकिन शहर में यदि आपको स्पेशल नाम दिया जाए, कौन सा शहर, दिल्ली शहर, दिल्ली, तो दिल्ली एक स्पेशल शहर हुआ, सहारनपुर एक स्पेशल शहर हुआ, रुड़की एक स्पेशल शहर हुआ। तो जब किसी विशेष शहर का नाम लिया जाए तो बच्चों क्या होगा, आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर देखिए प्राणी, आप कहोगे व्यक्ति और प्राणी, ये दो शब्द कुछ एक जैसा लगता है, तो बच्चों व्यक्ति के अंतर्गत सिर्फ मानव जाति होगी, लेकिन प्राणी के अंतर्गत प्रत्येक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब कुछ होंगे। जैसे हम गाय की बात करते हैं तो गाय शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, परंतु गाय के साथ साथ अगर हम गाय शब्द का प्रयोग करें तो जातिवाचक, लेकिन गाय के साथ साथ उस गाय को यदि नाम दे दिया जाए, कई बार हम गाय का घर में नाम रख देते हैं, तो नाम दे दिया जाए कि गाय का नाम गौरी है या गाय का नाम राधा है, तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगी। ठीक है, तो जब किसी प्राणी को कोई नाम दे दिया जाए, जैसे घर में कुत्ता हम पालते हैं, कुत्ते को कई बार टॉमी या कुछ भी इस प्रकार का नाम हम रख देते हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा बच्चों, आपका व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। मुझे उम्मीद है व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराता है, जो इनके नाम का बोध कराएगा वही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो उदाहरण लिखे हुए हैं वो आपको बिल्कुल फिक्स इमेज आपके सामने निकल कर आएगी। राम, भगवान राम की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, या किसी अन्य बालक का नाम हो। रामायण, आपके सामने शब्द रख दिया गया पुस्तक, तो बच्चों ढेर सी पुस्तक है, ढेरों पुस्तक है मेरे पास, यहाँ बहुत सारी पुस्तकें, किस पुस्तक की बात हो रही है नहीं पता, लेकिन अगर पुस्तक का नाम फिक्स लिया गया रामायण, तो रामायण तो बच्चों एक विशेष पुस्तक है। ठीक है, तो वो किसका उदाहरण होगा, व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। दिल्ली, दिल्ली एक विशेष शहर। ताजमहल, आपके सामने बच्चों एक शब्द रख दिया गया इमारत, तो दुनिया भर की इमारतें हैं, दुनिया भर में इमारतें हैं, लेकिन एक इमारत को नाम दिया गया ताजमहल, तो ताजमहल आपको पता आगरा के ताजमहल की बात हो रही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। ठीक है, उसके बाद हिमालय, हिमालय एक पर्वत है बच्चों, और पर्वत आप सोचिए दुनिया में कितने पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है, आपको दुनिया भर के पर्वत दिखाई देंगे पूरी दुनिया में, लेकिन पर्वत में भी जब नाम लिया जाएगा हिमालय, तो आप हिमालय के बारे में सोच रहे होंगे हिम धन आल्य, जहां लगातार बर्फ पड़ी रहती है, हिम से ढका हुआ बर्फ का घर, तो उस हिमालय के बारे में जब आप सोच रहे होंगे वो उदाहरण होगा किसका, व्यक्तिवाचक का उदाहरण बच्चों होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एक शब्द गंगा आपको दिखाई दे रहा है, गंगा एक नदी है, आपके सामने शब्द रख दिया गया नदी, तो तरह तरह की इमेज बन रही होगी, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, लेकिन जैसे ही नाम लिया गंगा नदी, तो आप गंगा के बारे में सोच रहे होंगे, हरिद्वार आपके याद आ रहा होगा, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती गंगा आपको दिखाई दे रही होगी, तो गंगा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझे उम्मीद है आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ पाए होंगे बच्चों। ठीक है, तो व्यक्ति के बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका जातिवाचक संज्ञा क्या होगी।
अभी मैंने शब्द का प्रयोग किया कि राम, राम एक लड़का है, तो लड़का शब्द जाती है। क्योंकि लड़का बहुत सारे लड़के, ये तो नहीं पता ना कौन सा लड़का। रामायण, रामायण में व्यक्ति है, लेकिन पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें, तो ये जाति है। दिल्ली में व्यक्तिवाचक है, लेकिन शहर बहुत सारे शहर, ये जातिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार हिमालय में व्यक्ति है, लेकिन पर्वत बहुत सारे पर्वत, तो ये जाति का उदाहरण है। समझिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, यहां विशेष नहीं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी की जाति का बोध कराएंगे, ऐसे शब्द होंगे जब इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा ये किसी स्पेशल एक के लिए नहीं होगा, वहां कोई भी हो सकता है उस जाति का, उस प्रकार का, तो वो आपका जातिवाचक का उदाहरण होगा। तो देखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी की जाति का बोध कराएंगे वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो लड़का शब्द, तो क्या लड़के शब्द से आप किसी एक लड़के का अनुमान लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे होंगे। कोई भी लड़का हो सकता है, तो जाति का उदाहरण है। कोयल शब्द, आपने कहा कोयल, तो क्या सिर्फ एक कोयल की बात हो रही है? नहीं, दुनिया में जितनी कोयल है सब कोयल इसके अंतर्गत हैं। पुस्तक, एक पुस्तक नहीं, कोई भी पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, राजनीति विज्ञान, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये किसी भी विषय की पुस्तक हो सकती है जिसकी बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है ये भी बच्चों आपकी समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं पर्वत, उदाहरण हमने समझ लिया, गाय हमने समझ लिया, नदी हमने समझ लिया, स्त्री, पता नहीं दुनिया की कौन सी स्त्री हो, आदि। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक के साथ साथ जातिवाचक भी समझ पाए होंगे। मैंने अभी तक बात करी संज्ञा टॉपिक की। संज्ञा टॉपिक में संज्ञा के दो भेद डिटेल में समझ लिए, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक, और मुझे उम्मीद है दोनों आपको क्लियर भी हुए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई डाउट रहता है तो मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में अपना नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। आपके सामने सुनहरा अवसर है यूपी कांस्टेबल का, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती जल्दी आपके सामने होगी। सुनहरा अवसर है, 4 से 5 महीने जी तोड़ मेहनत कीजिए, भूल जाइए सब कुछ और ले लीजिए वर्दी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला आप देखते हो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक बेहद आसान होगा। जिन वस्तुओं को माप तोल कर खरीद लिया जाए, कैसे? माप या तोल कर खरीद लिया जाए, वो क्या कहलाएंगी? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कहलाएंगे। दूध को आप कैसे खरीदते हो दुकान से बच्चों? गिनकर खरीदते हो कि 4 दूध दे दो? नहीं, आप 1 लीटर 2 लीटर इस प्रकार दूध मांगते हो। आप पेट्रोल कैसे खरीदते हो कि 5 पेट्रोल दे दो, 10 पेट्रोल दे दो? नहीं, आप बोलते हो कि 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल। आप चांदी कैसे खरीदते हो? चांदी 4 चांदी चाहिए? नहीं, 4 किलो चांदी चाहिए। तो इसको हम बच्चों तोल कर खरीदते हैं। फल कैसे खरीदते हो? तोल कर। मिठाई कैसे खरीदते हो? तोल कर। तो ये किसके उदाहरण होंगे बच्चों? ये पदार्थवाचक के या द्रव्यवाचक के उदाहरण होंगे। साथ साथ में मेरी बात पर ध्यान दोगे बच्चों, ये पदार्थवाचक व समूहवाचक दोनों के दोनों जातिवाचक के अंतर्गत हैं। तो ये उदाहरण जातिवाचक के भी होंगे। मानकर चलिए प्रश्न इस प्रकार आया, निम्न में से प्रश्न इस प्रकार आया कि पेट्रोल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? पहला विकल्प आपके सामने व्यक्तिवाचक, दूसरा विकल्प आपके सामने समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। आप कह रहे हो पदार्थ तो उत्तर में ही नहीं है, यहाँ क्या पेपर बनाने वाले का दिमाग चल गया है? ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, चूंकि ये पदार्थवाचक किसके अंतर्गत है? जातिवाचक के अंतर्गत है, तो उत्तर क्या होगा? जातिवाचक होगा। लेकिन अगर साथ साथ में पदार्थवाचक भी विकल्प में हो तो उत्तर होगा आपका पदार्थवाचक। ठीक है, याद रखिए, बात को ध्यान से सुनिए। पदार्थ व समूह दोनों जाति के अंतर्गत है। तो अगले भेद पर चलते हैं, समूहवाचक। समूहवाचक में कहा गया है जो शब्द समूह का बोध करा दे, बस ऐसे शब्द जिनसे आपको किसी एक व्यक्ति का बोध ना हो, समूह का बोध हो, वही क्या कहलाएंगे? समूहवाचक कहलाएंगे। तो कौन से होंगे समूहवाचक? देखिए, जैसे सेना, कक्षा, टोली, समाज, परिवार, पक्षी। क्या सेना में 1 मैन आर्मी, ये सिर्फ आपने कहने में सुना होगा? ऐसा नहीं होता बच्चों। इस प्रकार की अफवाहों में पढ़ना खुद को धोखा देना कहलाता है। ठीक है, कक्षा, कक्षा मतलब बालकों का एक समूह, टोली मतलब एक टोली जो इकट्ठी होकर चली हो, समाज तो समूह से बनता है, और परिवार भी बच्चों 4-5 व्यक्ति परिवार में ना हो तो क्या परिवार। ठीक है, आगे बढ़िए। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आप जो शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं
भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। दरअसल बच्चों आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अर्थ है कि आप 10, 12 इन इस तरह से गुजर चुके हो। तो यहां से गुजरते हुए किसी ना किसी समय कभी ना कभी आपके मन में कोई भाव जरूर आया होगा, किसी के प्रति आया हो सके ये भाव आपका प्रेम जैसा भाव हो, शायद ही कोई बालक या बालिका आज तक ऐसी बची हो सकता है माता पिता के प्रति हो, किसी छोटे बच्चे के प्रति हो। ठीक है, तो ये जो है भाव है जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न हुआ, भाव को छू नहीं सकते। दया, क्या दया को छू सकते हो? नहीं, सीआईडी वाले दया की बात नहीं हो रही है। ये दया जो हमारे अंदर भाव आता है, क्या प्रेम को छू सकते हो? नहीं, फील किया जाता है। ईमानदारी छू सकते हो? नहीं, ईमानदार को छू सकते हो। ईमानदार कोई व्यक्ति होगा लेकिन उसके अंदर ईमानदारी है, इसलिए ईमानदार है। भूख, प्यास, ये सभी के सभी क्या है? भाव है। दरअसल भाव के प्रश्न को पहचानने के लिए आप याद रखोगे कि जो ना तो वस्तु हो, ना स्थान हो, ना प्राणी हो, वो भाव होगा क्वेश्चन में। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। फिर बच्चों भाव भी दो प्रकार के होते हैं। एक भाव होता है जन्मजात भाव। कैसा भाव? जन्मजात। पहले थोड़ा पीछे आइए, इसको समझते हैं। ये आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से भी नोट्स बना सकते हो और साथ साथ में मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो ये जो आज समझा हमने, मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा भाव के बारे में समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, जब हम भाव की बात करते हैं तो भाव होते हैं दो प्रकार के। भाव होते हैं बच्चों दो प्रकार के। एक भाव होगा आपका प्राकृतिक भाव, प्राकृतिक बोल देंगे, या इसको जन्मजात भाव बोल देंगे। जन्मजात भाव, जन्मजात। और एक भाव होगा आपका जो जन्म के बाद उत्पन्न होगा, यानी कृत्रिम भाव इसको बोल देंगे। कृत्रिम भाव जो बाद में बनता है, कृत्रिम भाव। ठीक है, जन्मजात भाव वो होंगे जो एक बालक के पैदा होने के साथ साथ, या यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो आवश्यक है, वो भाव होगा ही होगा, वो जन्मजात है। और कृत्रिम भाव वो है जो कभी जीवन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जैसे बात करें भूख, जैसे ही बच्चा पैदा होता है रोना शुरू कर देता है, कारण भूख। तो भूख एक जन्मजात भाव है। जन्म हुआ है तो भूख लगेगी, जन्म हुआ है तो प्यास लगेगी। अगर आप एक जीवित प्राणी हो तो प्यास लगेगी। अगर आप एक जीवित प्राणी हो तो बुढ़ापा एक समय आएगा, तो बुढ़ापा भी जन्मजात भाव है। ऐसे सभी भाव तो जीवन में यदि आपका धरती पर यदि आपका जन्म हुआ है तो वो जरूर उत्पन्न होंगे, वो जन्मजात भाव है। और ऐसे भाव जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे बात करें ईर्ष्या, किसी से चिढ़ना, ईर्ष्या घृणा करना, ये भाव किसी के मन में उत्पन्न हो भी सकता है, किसी के नहीं भी हो सकता, तो ये कृत्रिम भाव है। प्रेम, आप सोचते होंगे सभी को प्रेम होता है, सभी आपकी तरह नहीं। कुछ लोग जीवन में ऐसे रहे होंगे जिन्हें कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं, तो प्रेम भी एक कृत्रिम भाव है। तो याद रखोगे यदि क्वेश्चन इस प्रकार आए कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा और वहां जन्मजात व कृत्रिम भाव दोनों दिए हों, तो आप कृत्रिम भाव को पहले चुनोगे और जन्मजात भाव को बाद में चुनोगे। मुझे उम्मीद है ये चीज बच्चों आपको समझ में आई होगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो संज्ञा की बेहद महत्वपूर्ण होगी और फिर उससे अगली वीडियो में आपको प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।